आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है मुस्लिम रिजर्वेशन पर रजामंदी कब। दरअसल महाराष्ट्र में साल 2014 में मराठों और मुसलमानों को तालीम और रोजगार में मिले 5% रिजर्वेशन पर बॉम्बे हाईकोर्ट में रोक लगने के बाद से ही महाराष्ट्र में लगातार मराठा रिजर्वेशन की तहरीक जारी रही। लेकिन इसको बीते जुमेरात को कामयाबी मिली। उसके बाद से ही अब मुसलमानों को भी रिजर्वेशन देने के लिए लगातार आवाज उठ रही है और इसको लेकर के लगातार बयानबाजी भी सामने आ रही है। जहां महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के साबिक सीएम बाकायदा इसको लेकर के ऑर्डिनेंस लाने की बात करते नजर आ रहे हैं। तो शिवसेना भी मुसलमानों की हिमायत की बात करती हुई, उनको रिजर्वेशन देने की बात करती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच महाराष्ट्र से अलग हैदराबाद में और तेलंगाना में भी इसको लेकर के काफी ज्यादा सरगर्मी देखने को मिल रही है। और एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी शिवसेना की मुस्लिम हिमायत को लेकर के भी सवाल खड़े किए। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर के एमआईएम बाकायदा बॉम्बे हाईकोर्ट का भी रास्ता अख्तियार कर चुकी है। इन सब के बीच आज बीजेपी सदर अमित शाह ने भी तेलंगाना में 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन ना दिए जाने की बात कही और कहा कि हम आएंगे तो 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन किसी भी कीमत पर नहीं देने देंगे। आखिर रिजर्वेशन को लेकर के इतनी जो रस्साकशी चल रही है उसके पीछे की सियासत क्या, और मुसलमानों को रिजर्वेशन की आखिर जो रजामंदी है वो कब आखिर महाराष्ट्र में होगी, ये तमाम चीजें हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ेगा। लेकिन बातचीत को आगे बढ़ाए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त आज की पूरी सरगर्मी पर एक खुसूसी रिपोर्ट पर। सिर्फ वोट के लिए मुस्लिम रिजर्वेशन की बात। वोट बैंक के नाम पर मुसलमानों पर चोट कब तक। 2019 के लिए रिजर्वेशन की आड़ में मजहबी बंटवारा। महाराष्ट्र असेंबली में मराठा रिजर्वेशन को मंजूरी के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन का मुतालबा किया। तो वहीं अब मराठा और धनगर समाज भी मुसलमानों के रिजर्वेशन की हिमायत कर रहा है। इधर कांग्रेस के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने भी फडणवीस सरकार से मुसलमानों को तालीम में रिजर्वेशन के लिए ऑर्डिनेंस लाने का मुतालबा किया। तो साथ ही शिवसेना भी मुस्लिम रिजर्वेशन की हिमायत में खड़ी नजर आ रही है। ये नाटक हो रहा है महाराष्ट्र में। कांग्रेस भी, एनसीपी, शिवसेना, बीजेपी सब नाटक कर रही है। मुस्लिम बैकवर्डनेस प्रूवन हो चुका है और ये सब पार्टी नहीं चाहती कि मुसलमानों का किसी भी किस्म से एम्पावरमेंट हो, इसलिए सिर्फ एक ड्रामाबाजी हो रही है और धोखा दिया जा रहा है। I have also opposed it on basis of religion. Nobody should get it based on religion. They should get it on the educational and social backwardness. Now clearly the class that we identified in the Muslim communities were backward and we gave them reservation. They started getting reservation. समाज में जो पिछले हुए घटक है जिसके लिए हम आरक्षण देना चाहते हैं वो मुस्लिम क्यों ना हो, उनको आरक्षण देना चाहिए, उनको काम मिलना चाहिए और उनको इस तरह से न्याय मिलना चाहिए। और इसलिए अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली शिवसेना है। बता दें कि मराठा रिजर्वेशन के बाद महाराष्ट्र में मुस्लिम रिजर्वेशन के मुतालबे पर वजीर आला देवेंद्र फडणवीस साफ कह चुके हैं कि रिजर्वेशन मांगने वाले इसके लिए स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन से राब्ता करें। फडणवीस ने असेंबली में कहा कि रिजर्वेशन जात की बुनियाद पर दिया जाता है, मजहब की बुनियाद पर नहीं। ते जे मिळालं ते व्यवसायाच्या आधारावर मिळालेलं आरक्षण नाही, ते जातीच्याच आधारावर मिळालेलं आहे। ज्या 52 जातींना मिळालेलं आहे ते जातीच्या आधारावरच मिळालेलं आहे। त्या जातींचा मागासलेपणा हा त्यावेळी मागासवर्ग आयोगाने मान्य केला आणि त्याच्या आधारावर मिळालेला आहे। इधर महाराष्ट्र में रिजर्वेशन की हिमायत करने वाली बीजेपी तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन की मुखालिफत में उतर आई है। बीजेपी ने साफ कहा कि वो रियासत में मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं नाफिज होने देगी। इंतखाबी तशहीर के लिए तेलंगाना पहुंचे बीजेपी सदर अमित शाह ने रियासत में मुसलमानों के लिए 12% रिजर्वेशन नाफिज ना होने देने की बात कही। ओबीसी के दबाव में आकर आपने 12% रिजर्वेशन माइनॉरिटी को देने का कहा है। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना की जनता को भरोसा दिलाती है मित्रों, हमें 12% रिजर्वेशन को कभी नहीं होने देंगे। बता दें कि साल 2014 में महाराष्ट्र के सीएम रहते पृथ्वीराज चौहान ने मराठों के साथ मुसलमानों को भी 5% तालीम और रोजगार में रिजर्वेशन दिया था। लेकिन मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में जाने के बाद दोनों पर रोक लग गई।
मुस्लिम रिजर्वेशन पर कोर्ट ने कहा था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन तालीम के लिए दिया जा सकता है, लेकिन रोजगार के लिए नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मराठा रिजर्वेशन बिल पास होने के बाद अब हुकूमत से सवाल हो रहा है कि आखिर मुसलमानों पर उनकी नजरे इनायत कब होगी। इसको लेकर के सियासत भी देखी जा रही है। फिलहाल सरकार खुलकर के बोल नहीं रही है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने ऐवान में साफ तौर पर कहा था कि मजहब की बुनियाद पर हम मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दे सकते, लेकिन आवाजें बुलंद हो रही हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने मराठा लोगों के लिए जो मराठा आरक्षण जो आज पास किया, हम उसका तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं, स्वागत करते हैं। हम मराठा लोगों के साथ में है। मेरी महाराष्ट्र सरकार से गुजारिश है कि मुसलमानों को जो आरक्षण दिया गया था, आपने उसमें जो अध्यादेश नहीं बनाया, आपको बनाना चाहिए था। जिस तरह से आपने मराठा लोगों को मराठा आरक्षण देके जो उनका आपने स्वागत किया, उनको खुश किया, इसी तरह से भी महाराष्ट्र के मुसलमानों को जो दिया गया आरक्षण था वो त्वरित और अर्जेंट में देके मुसलमानों को भी महाराष्ट्र में खुश कीजिए। इस बात की गंभीरता सरकार नहीं ले रही है। मराठा आरक्षण के संदर्भ में जो चीज़ें, जो बातें सरकार गंभीरता से ले रही है, उसी प्रकार से हमारी मांग है कि सरकार ये मुसलमानों की जो आरक्षण की बात है, इस आरक्षण की बात को, मांग को गंभीरता से ले। मराठा समाज को जो रिजर्वेशन मिला है, हम मुस्लिम समाज उसका स्वागत करता है, लेकिन हमारा मुस्लिम समाज का मुद्दा रिजर्वेशन को लेकर कई सालों से है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट और महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट में साफ साफ जाहिर होता है कि आज देश के मुसलमानों को रिजर्वेशन की सख्त ज़रूरत है। आज ये सरकार दोहरा मियार अपना रही है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन मराठा समाज के साथ साथ मुसलमानों को भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए था। देखिए, सीधे तौर पर यह नजर आता है और यह बात कही जाती है कि आईनी तौर पर मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर मजहब की बुनियाद पर नहीं दिया जा सकता तो फिर जो समाजी तौर पर दबे कुचले हैं या फिर मुआशी तौर पर काफी ज्यादा पिछड़े हैं, यानी कि पिछड़े और दबे कुचले तबके को रिजर्वेशन दिया जा सकता है। और अगर हम तमाम कमीशन की रिपोर्ट, चाहे वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो या फिर रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट हो, इसमें देखें तो कहीं ना कहीं यह नजर आता है कि मुसलमान जो तबका है वो काफी ज्यादा पसमानदा है और उनके हालात बहुत जगह तो SC ST से भी बुरे हैं। तो फिर क्या उन्हें रिजर्वेशन दिया जा सकता है? और इसको लेकर के जो पीछे इसकी सियासत है उस पर भी जरा हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ चुका है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के लीडर जयराम विप्लव साहब इस वक्त मौजूद हैं। तो वहीं हमारे साथ CPI के तर्जुमान अमीर हैदर जैदी साहब हैं। इसके अलावा हमारे साथ इस्लाम के स्कॉलर असद खान फलाही साहब मौजूद हैं। तो वहीं एडवोकेट अकबर अब्बास आबिदी साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में, साथ ही पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर नदीम अहमद जी भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का बहुत इस्तकबाल। और अकबर साहब, मैं आपसे ही बातचीत की शुरुआत करना चाह रहा हूं कि जरा इसके पूरे टेक्निकल पॉइंट को समझ लिया जाए। लेकिन हम बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को बता दें कि जैसा कि हमारे बातचीत का, हमारे डिबेट का फॉर्मेट है कि हम बहस के पहले हिस्से में 2-2 मिनट का वक्त देते हैं अपने सभी मेहमानों को। तो 2 मिनट के लिए मैं सभी के पास एक एक कर आएंगे और उसके बाद इस बातचीत को हम ओपन करेंगे। तो अकबर साहब, इसका टेक्निकल पॉइंट क्या है? क्या मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है? और अगर नहीं दिया जा सकता तो मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के पीछे जो आवाज उठ रही है उसका रास्ता क्या है? देखिए, आर्टिकल 15 सब क्लास 4 में स्टेट को एम्पावर करता है कि जो सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको स्पेशल प्रोविज़न के तहत स्टेट जो है वो रिजर्वेशन दे सकती है। रही बात जहाँ तक मुसलमानों से मुतालिक बात है, तो केरला गवर्नमेंट ने जो है 12% दे रखा है, वेस्ट बंगाल ने 10%, आंध्र प्रदेश में 4%, कर्नाटका में 4% और तमिलनाडु में 3.5% दिया जा चुका है। लिहाजा इस तमाम स्टेट्स में इसी तरीके से, जैसे वेस्ट बंगाल में भी रिसेंटली किया है, और मुसलमानों में वो तबका जो काफ़ी पिछड़ा हुआ है एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, और आपको बिलखुसूस सच्चर कमेटी की अगर आप रिपोर्ट देखें तो मुसलमानों की जो हैसियत है वो बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई है हिंदुस्तान में। लिहाजा आज वो दिन आ गए हैं कि वो डिमांड उठने लगी है कि मुसलमानों को जो है वो खुसूसी तौर पे जो पसमानदा तबका है उसको रिजर्वेशन की ज़रूरत है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए।
लेकिन इसको जो सवाल उठ रहे हैं सर, देखिए अभी आपके पास पूरा वक्त है, मैं उसी को समझना चाहूंगा कि जरा जो सवाल बार बार खड़े किए जा रहे हैं कि मजहब की बुनियाद पर दीजिए, मुसलमानों को रिजर्वेशन दीजिए। ठीक है, अगर मजहब की बुनियाद पर नहीं दे सकते तो कम से कम वो रास्ता निकालिए कि मुसलमानों को पूरा रिजर्वेशन का फायदा मिले। जी हाँ, देखिए इन 1993 में फुल बेंच का ये जजमेंट है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने ये डिसाइड किया है कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं किया जा सकता। जाहिर है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो जो भी प्रोविज़न है वो, अब जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो ओबीसी क्लास को 27% दिया जाता है। मुसलमानों को ओबीसी क्लास में जो है 10% तक बहुत आराम से किया जा सकता है, जैसे अलग सिर्फ मुसलमानों के लिए 10% किया जा सकता है, खास तौर से वो तबका, लेकिन ओबीसी के अंदर ही, ओबीसी के अंदर जो, लेकिन बाज मर्तबा यही डिमांड होता है कि ओबीसी से अलग 5% रखा जाए और ओबीसी में जो मिल रहा है वो मिलने दिया जाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है उसको तहत या तो कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट करके उसको जो है मतलब यही रास्ता है, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं। ठीक है, असद खान फलाई साहब, मैं आपके पास आकर के ये समझना चाहूंगा कि मुस्लिम रिजर्वेशन की बात जब उठती है तो मुस्लिम तबका क्या देखता है, क्योंकि वो बहुत से लोग जो हैं वो ज्यादातर लोग इसके टेक्निकल पहलू को नहीं समझते हैं। वो यही समझते हैं कि मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन देने का मुतालबा हो रहा है, लेकिन जो मुतालबा कर रहे हैं वो लोग तो इस बात को समझ रहे हैं, फिर भी मुस्लिम रिजर्वेशन की बात आखिर अलग से क्यों उठती है जब मजहब की बुनियाद पर दिया ही नहीं जा सकता कॉन्स्टिट्यूशनली? देखिए, सबसे पहले जब आप रिजर्वेशन की बात करते हैं सऊद भाई, तो आप रिजर्वेशन की हिस्ट्री को देखना पड़ेगा, इसकी तारीख को देखना पड़ेगा कि शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहला एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके अंदर SC STs को और तमाम पिछड़े वर्गों को, पसमानदा लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है 1935 के अंदर। 1935 से लेकर 1950 तक, जब तक हमारा संविधान बन रहा होता है और नाफिज नहीं हुआ होता है, उस वक्त तक समाज के हर पिछड़े वर्ग को, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, उसको रिजर्वेशन दिया जाता था। 1950 में 26 जनवरी को जब हमारा हमारा संविधान नाफिज होता है, दस्तूर, उसके अंदर क्लियरली तौर पे ये कह दिया गया कि किसी भी को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अब अगर कोई भी ये बात कहता है और कोशिश करता है कि भाई मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और कैसे मिलना चाहिए, उसकी टेक्निकलिटीज पर और लीगैलिटीज पर गौर करने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं कि बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ये बात कहना बेकार है। आप जितनी बार भी कोशिश करेंगे, एक सरकार ने कोशिश किया था मुसलमानों को 4.5% देने की, कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया। आपने भी बहुत सारी रिपोर्ट्स की बात करी, रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट देख लीजिए, मंगल कमीशन की रिपोर्ट देख लीजिए, और लेटेस्ट अभी आप देखिए सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके अंदर बयान कर दिया गया। और आपको मैं एक बात बताऊं, सैयद शहाबुद्दीन मरहूम साहब की मुस्लिम्स इन इंडिया, उन्होंने बहुत वॉल्यूम्स में किताब लिखी और मुसलमानों के हालात पे लिखी है। देखिए, सब बुनियादी तौर पर हमें यह समझना होगा कि रिजर्वेशन अगर मिल भी जाता है तो बहुत कुछ इसका फायदा नहीं मिलने वाला इतनी जल्दी। मैं उसकी मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि SC STs को कब से मिल रहा है और आज भी उनकी क्या हालत है उस कम्युनिटी की। तो आपको ये एहसास कराने के बजाय कि हमें रिजर्वेशन दिया, आपको रोजगार के, आपको अपॉर्चुनिटीज के मौके और ज्यादा हमवार करने की जरूरत है। मुसलमानों के तालीमी मैदान के अंदर बहुत हालात खराब हैं, तो ये रिजर्वेशन देकर के ही तो होगा ना। ठीक है, मैं एक आखिरी बात कहूं, जैसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 है, उसके अंदर सिर्फ SC STs की बात की गई है। इसमें गवर्नमेंट को कहा गया है कि गवर्नमेंट अलग से इकदाम उठाएगी उन समुदाय के लिए, उन वर्गों के लिए जो माशी और तालीमी तौर पे कमजोर है। ठीक है, अगर मुसलमान कमजोर हैं तो अलग से बनाए जा सकते हैं, ठीक है, और या तो फिर ओबीसी में 10%, जैसा कि अभी अकबर साहब ने कहा। लेकिन ठीक है, जयराम विप्लव साहब, महाराष्ट्र में तो आपको मराठों का 16% रिजर्वेशन मंजूर है, लेकिन जब आप कहीं और जाते हैं तो वहां पर सीधे तौर पर कह देते हैं कि हम लाने ही नहीं देंगे रिजर्वेशन। तो मराठों के रिजर्वेशन से प्यार, लेकिन मुसलमानों के रिजर्वेशन से आखिर ऐतराज क्यों? देखिए, कुछ ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने अभी तक इसकी कोशिश की है। कर्नाटका में जो सरकार रही है उसने 70% तक आरक्षण वहां पर जो मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की, उसके बाद वो 70% तक आरक्षण जाने की स्थिति हो गई। आंध्र प्रदेश में 55%, तेलंगाना में 62% और तमिलनाडु में 69% और महाराष्ट्र में ऑलरेडी 52% तक आरक्षण
हो चुका है। और इनको बार बार उच्च न्यायालय जो अपने यहाँ कहीं हाई कोर्ट में कहीं सुप्रीम कोर्ट में उनको स्ट्राइक डाउन किया गया, सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए गए। स्पष्ट रूप से मेरा ये कहना है कि टीआरएस जो कदम अभी तेलंगाना चुनाव को देखते हुए उठाने जा रही है वो निश्चित रूप से असंवैधानिक है। अभी उनकी नई मांग थोड़ी है, ये तो पुरानी बातें हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो अभी का नया शिगुफा है। में ये जानना जरूरी है कि वो किसका हक लेकर के किसको दे रहे हैं, किस कैटेगरी के रिजर्वेशन। महाराष्ट्र की बात कर ली ना सर, ठीक है, इलेक्शन वहां है, आप इलेक्शन से अलग हट करके महाराष्ट्र की बात कीजिए ना, जहां पर हो चुका है। बकौल मुख्यमंत्री आज के अखबारों ने छापा है, कई सारी वेबसाइट्स पर भी मुख्यमंत्री के बयान छपे हैं कि महाराष्ट्र में 51 मुस्लिम कम्युनिटी के जो जातियां हैं उनको पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के अंतर्गत रखा गया है, वो पहले से मौजूद हैं। तो जिनको जरूरत है, देखिए संविधान का जो आरक्षण का प्रावधान है उसका आधार ही है जो सामाजिक रूप से पिछड़ा रह गया, उस आधार से इधर उधर जाना असंवैधानिक होगा। मजहबी आधार पर आरक्षण का हम खुला विरोध करते हैं, और अगर आरक्षण इस देश में दिया गया है तो सामाजिक तौर पर जो पिछड़े रह गए उनको दिया गया है, और उसमें कई सारी मुस्लिम जातियां भी मौजूद हैं देश के अंदर। तो एक तो ये भ्रम हटा दीजिए कि मुस्लिमों को रिजर्वेशन नहीं है, जहां पर भी जो राज्यों में अंदर उनके यहाँ जो मुस्लिमों का जो पिछड़ा वर्ग रह गया उनको आरक्षण मिला हुआ है, दिया गया है। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे में दिया गया है आपके मुताबिक। लेकिन अमीर हैदर जैदी साहब, महाराष्ट्र में जब मराठों की बात आती है तो फिर जात की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद की जो बात है वो अलग क्यों हो जाती है? क्योंकि इलाकाई बुनियाद पर अगर कहा जाए तो दिया जा सकता है क्या? और फिर मुसलमानों को लेकर के जो बार बार बातें कही जाती हैं, जो बार बार एक तरह से उन पर हक जताने की जो कोशिश है, उसको कहीं ना कहीं सियासी एंगल से देखना जरूरी हो जाता है। देखिए खालिद भाई, मराठों को आरक्षण मिले कोई तुष्टिकरण नहीं है, जाटों को मिले कोई तुष्टिकरण नहीं है, पटेलों को मिले कोई तुष्टिकरण नहीं है, सबका समर्थन हो सकता है। हम तो ये कहते हैं जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हिंदुस्तान के अंदर ब्राह्मणों को 2% आरक्षण दे दीजिए, देश सुधर जाएगा। मसला यहाँ ये नहीं है। मेरी नज़र में कुछ और है, मैं आपको ऐतिहासिक तथ्य बता देता हूँ। मुसलमानों की इज्जत और हशमत 1947 के बाद भारत सरकार ने बतदबीर लूट ली, और वो तदबीर 47 में ही नजर आती है, जब जिन्ना को मोहरा बना के देश का बंटवारा हुआ और जनता इधर से उधर ट्रांसफर होने लगी, तो महात्मा गांधी के पास कुछ कट्टरपंथी लोग गए, उन्होंने भाई जाने क्यों नहीं देते मुसलमानों को, या अबुल कलाम आजाद क्यों बयान दे रहे हैं, कहना चाहिए जामा मस्जिद पे खड़े जाने दीजिए। तो महात्मा गांधी का वो कौल याद आता है, उनने यहां तुम्हें झाड़ू पहुंचे वाले नहीं चाहिए क्या? तो एक आरएसएस का विरोध करना समझ में आता है। किस रेफरेंस से कह रहे हैं ये भी जरूर बोलते मैं रेफरेंस से, मैं तो ऐतिहासिक तथ्य ही बोलता हूं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं का तो रेफरेंस दिया होगा, लेटर मौजूद है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं वलवली तौर से जो नहीं आती, नहीं तो ये छोटा तबसरा नहीं है ना आपका, ये छोटा नहीं बड़ा है। आरएसएस का समझ में आता है कि आरएसएस मुस्लिम का विरोध करती है, इसका आता है, उनका एजेंडा खुल्लम खुल्ला एजेंडा है। लेकिन क्या जरूरत थी कि आज तक कहना चाहिए इस कौम जो कयादत थी मुस्लिम तो क्या ये भी सच नहीं है कि 52 जातों को मुसलमानों के ओबीसी के तहत रिजर्वेशन है? सर जी खालिद भाई, मुस्लिम कयादत की अकल मुर्दा और नफ्स जिंदा है। मुस्लिम कयादत को ऐसी, मुस्लिम कौम को ऐसी कयादत चाहिए जिसकी अकल जिंदा हो, नफ्स मुर्दा हो, तब कौम की फलाह बहबूदी के लिए कोई एजेंडा कायम हो सकता है। जब टके टके पे कयादत बिकती है, जब होता है, सत्ता से चले जाते हैं तो कहते हैं मुसलमानों के खून के धब्बे हमारे दामन पर है। आज बुलंदशहर के अंदर जो हुआ वो आपने देखा, तो कौन ही इज्तिमा को कहना चाहिए वहां जाके कुछ आपने इसके सियासी पहलू को ही एक तरीके से उजागर करने की कोशिश करते हैं, और उसके ऊपर कहना चाहिए कोई एक आंसू बहाने को तैयार नहीं है। किसने अधिकार दिया है संविधान की, कौन सी कॉपी के अंदर अधिकार है कि मुस्लिम को इज्तिमा करेंगे और वहां बजरंग दल के और आरएसएस के उग्रवादी जाके वहां अटैक करेंगे? अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? वो एक बात है, एक मुद्दा है, लेकिन मुस्लिम कयादत की अकल मुर्दा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है जहां जहां मुसलमानों पे अत्याचार होता है। ये काम कम्युनिस्टों का है। कम्युनिस्ट बोलते हैं, हम इस पर बात कर रहे हैं। ये जैदी साहब ठीक है, ठीक है,
विप्लव साहब ठीक है, भारत ऐसा मुल्क है जहां पर ठीक है विप्लव साहब, कोई जरूरत नहीं है देखिए, अगर एक आदमी गलत जगह जा रहा है, डिबेट से अलग जा रहा है, तो आप भी मत जाइए ना। ठीक है, मैं इसीलिए तो रोक रहा हूँ ना, इसीलिए तो रोक रहा हूँ ना, इसीलिए तो रोक रहा हूँ, इसीलिए रोक रहा हूँ। विप्लव साहब एक सेकंड होल्ड कर लीजिए। ठीक है साहब, हिंदू परिषद, सनातन संस्था, अमेरिका कहता है ये आतंकवादी है, आतंकवादियों कहाँ लेकर जा रहे हैं? आज बुलंदशहर रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, बुलंदशहर की तो बात नहीं कर रहे हैं। तुरंत होनी चाहिए, ठीक है, वरना तो पुलिस को अपना काम करने दीजिए ना सर, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा सर। सर देखिए, हम बुलंदशहर पर बात नहीं कर रहे हैं, मैं आऊंगा और उस पर कभी डिबेट करेंगे तो उस पर भी हम बात कर लेंगे। नदीम साहब जरा ये बताइए कि पॉलिटिकल एंगल की बात जब होती है तो बात यही है ना कि क्या वाकई मुस्लिम कौम को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह ही हमेशा चूसा गया है और उस पर हक जता करके उसका इस्तेहसाल किया गया है, और यही आज भी हो रहा है। यह सब्जबाग दिखा करके आखिर मुस्लिम रिजर्वेशन का लफ्ज ही क्यों इजाद किया गया जब मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन दिया ही नहीं जा सकता? जी हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए सर, हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ मुसलमानों के साथ तुष्टीकरण बराबर होता रहा। हम लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं। हमारी जो क़यादत थी वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर रही कि उसने हमेशा अपना फ़ायदा उठाया और चंद लोगों के हाथ में हम लोगों की क़यादत रही और उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक जो है वो एलीट क्लास से रहा। अब जबकि बात बिल्कुल साफ है और शफाफ तौर पर कही जा सकती है और देखी भी जा सकती है कि मज़हब की बुनियाद पर रिजर्वेशन किसी भी धर्म को नहीं दिया जा सकता हिंदुस्तान के अंदर, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है ऐसा। तो अनटिल अनलेस अमेंडमेंट ना किया जाए जब तक। तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है उसमें जो ये पीछे से हमारे सामने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, रंगनाथ मिश्रा जो कमीशन है उसकी बातें आती हैं और वक्तन फवक्तन जो दीगर सर्वे होते रहते हैं, रिपोर्ट्स आती रहती हैं, उसकी बुनियाद पर मुसलमानों को अगर वीकर सेक्शन में डालकर उन्हें अलग से रिजर्वेशन दे दिया जाए तो सर इसमें हिंदुस्तान का ही भला होगा। और दूसरी बात, मुसलमानों के पास एक बहुत अच्छा स्किल है जिसका इस्तेमाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं तो खासतौर पर यह कहना चाहूँगा कि करना चाहिए। मुसलमान इतना स्किलफुल है कि अगर उसे थोड़ा सा मौका मिल जाए तो वो हिंदुस्तान की तरक्की में, खुशहाली में और हिंदुस्तान को ख्याति दिलाने के लिए बहुत अहम काम कर सकता है। थोड़ी सी मदद अगर गवर्नमेंट कर दे किसी भी तरह से एक कानूनी चाराजोई के तहत, तो मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम भी बन सकता है और सानिया मिर्जा भी बन सकती है और इसी तरीके से जो बड़े बड़े नाम हम नहीं, लेकिन रिजर्वेशन की वकालत करने वाले कहते हैं जब तक रिजर्वेशन नहीं होगे तब तक ऐसा नहीं होगा। बिना रिजर्वेशन के कोई मुस्लिम बच्चा पढ़ ही नहीं सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं, ये बात तो ऐसे नहीं हो सकती या नहीं कही जा सकती है। वकालत करने वाले यही कहते हैं ना। जरूरत इस बात की है कि जो सही है और जो बेहतर है उसे थोड़ा सा और सहारा लगा दिया जाए। आप देखें सहारा कैसे? रिजर्वेशन से ही, रिजर्वेशन से जी लगाया जाए, तालीम दिलवा देंगे या स्किल के अंदर उसे जो है पूरा कुछ करने का मौका देंगे तो वो हिंदुस्तान के ही काम आएगा। तो जब इस जानिब हमें ध्यान देना चाहिए और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर हम लोग क्या अमेंडमेंट करके मजहब की बुनियाद पर भी रिजर्वेशन की बात की जानी चाहिए, और अगर ऐसा किया जाना चाहिए तो फिर मुस्लिम रिजर्वेशन ही क्यों, बाकी मजाहिब के भी लोग भी सामने आएंगे और वो भी अपनी बात रखेंगे। हम जरा इसको भी तफसील से समझने की कोशिश करेंगे और आखिर इसको लेकर के जो तमाम चीजें कही जा रही हैं, रास्ता क्या है, इसको भी तलाशेंगे। लेकिन फलाई साहब देखिए, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि बात देखिए मैंने जो नदीम साहब से पूछी उसी पर आपसे भी जवाब चाहूंगा कि मुसलमानों के एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल और उसका इस्तेहसाल करने वाले हमने देखा है कि हमेशा सही रहे हैं। जो लोग मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो आईन से खबरदार नहीं है, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उसके टेक्निकल पॉइंट्स को भी जानते हैं। ये लफ्ज ही क्यों आखिर इजाद किया गया और पूरी की पूरी मुस्लिम सियासी तौर पे ना, बिल्कुल आपके लिए वो आपको वो अपना खैरखा समझने लगेगी कि ये हमारे लिए सोच रहे हैं, बावजूद उसके कि वो उसके लीगल पॉइंट्स पे नहीं जाएंगे, टेक्निकल पॉइंट्स को नहीं जानेंगे। और समझू मैं इस बात से यही ना कि असल में उनकी फलाह के लिए सोचा नहीं जा रहा, सिर्फ सियासत अपनी साधी जा रही है। कतन बिल्कुल। और मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं सबसे पहले कि जो बार बार कहा जाता है कि मुस्लिम क़यादत, कोई मुस्लिम क़यादत रही नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, वो पॉलिटिकल क़यादत होती है भाई। जो आदमी कांग्रेस पार्टी का आएगा उसको आप मुस्लिम क़यादत से कैसे जोड़ के देख सकते हैं? जो बसपा में है, जो तृणमूल में है या किसी और पार्टी, और उसी तरह से एमआईएम में है तो उसको भी कहां से जोड़ सकते हैं? उसको मुस्लिम क़यादत से मत जोड़ के देखिए कि वो मुस्लिम का लीडर है। वो कांग्रेस का लीडर हो सकते हैं, वो सपा के लीडर हो सकते हैं, वो
मूल के लेकिन वो मुस्लिम कम्युनिटी के नहीं। मुस्लिम लीडर तब होगा जब भाई वो मुसलमानों की कम्युनिटी से उठकर आया, मुसलमानों ने उसको वोट देकर निकाला हो। वो तो पार्टी के नाम पे वोट दे रहे हैं और उसके नाम पे एक वो है। ये सबसे पहली बात। दूसरी चीज जो है, गवर्नमेंट सिर्फ सहूलत का काम करती है प्रोवाइड करने का। गवर्नमेंट इज जस्ट अ फैसिलिटेटर। आप इस बात को समझिए। हमें इस सेंस ऑफ विक्टिमाइजेशन से निकल के आना पड़ेगा सऊद भाई। हमें अपने लिए खुद मौके पैदा करने पड़ेंगे, हमें खुद तालीमी मैदान में आगे आना पड़ेगा। आज बताइए, सही है, मैं आपकी बात मानता हूं कि मुसलमानों को के तालीमी हालत और माशी हालत बहुत कमजोर है, लेकिन आज मुसलमानों को पढ़ने से कौन रोक रहा है? आज एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। हमें एटीट्यूड टुवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी नीड्स टू बी चेंज्ड। जो लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं वो सड़क पर उतर करके बेदारी पैदा नहीं कर सकते हैं क्या? तालीमी बेदारी लाइए और तालीमी बेदारी आ गई है, लेकिन अब क्या आ गया कि जिनके पास जो माशी तौर पे वेल ऑफ हैं वो कहते हैं हमें क्या पढ़ने की जरूरत है, हमारे को तो रोजगार की तलाश करने की जरूरत नहीं है, हमें तो नौकरी वो सिस्टम में जाना ही नहीं चाहते। बिल्कुल वो सिस्टम, इसलिए ऐसे इस एटीट्यूड को चेंज कर, चूंकि तालीम आपको सिर्फ रोजगार मुहैया कराने का काम नहीं करती है, आपको मुहज्जब बनाती है, बिल्कुल आपको समाज में रहने के लायक और काबिल बनाती है कि किस तरह आपको समाज में रहना है, किस तरह अपने मुस्लिम तबका इससे बेजार क्यों है? वही क़यादत कि आज आप मुसलमानों को हर जगह पे फेलियर देख रहे हैं, चाहे वो किसी में भी हो, चाहे आप सियासी हो, चाहे वो माशी हो, चाहे वो तालीमी हो, चाहे वो समाजी हो। क्यों? क्योंकि तालीम और तालीम का जो एटीट्यूड होना चाहिए, जो रवैया होना चाहिए तालीम हासिल करने के लिए, वो आज भी मुसलमानों मैं आता हूं अकबर साहब, भाई देखिए समझने की जरूरत है। और ये जो बार बार मुस्लिम रिजर्वेशन का वर्ड यूज किया जा रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ खेला जा रहा है मुसलमानों के जज्बात के साथ, मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं होने। मैं आता हूं फलाई साहब, लेकिन अकबर साहब जरा ये बताइए कि जैसा आपने कहा कि ओबीसी रिजर्वेशन में ही 10% मुस्लिमों के लिए एक तरह से अलग से रिजर्वेशन में रिजर्व किया जा सकता है, इसको लेकर के अभी तक जो इकदामात किए गए हैं, क्योंकि देखिए कुछ जगहों पर मुसलमानों को अलग से रिजर्वेशन दिया गया है ओबीसी के ही तहत या कैसे भी, उस टेक्निकल पॉइंट को जरा मैं समझना चाहूंगा कि आप उसको बता सके, बयां कर सके। कम से कम यह भी बात समझ में आए कि अगर मुसलमानों को ही रिजर्वेशन देना है तो भी उसका तरीका क्या है? देखिए ऐसा है कि मुसलमानों की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादातर जो स्टेट में 40.7% ही जो हैं वो कवर होते हैं, जो आज की डेट के अंदर रिजर्वेशन जिनको की मैसर है। मोर देन 60% तो उसमें कवर ही नहीं होते हैं। तो पहले तो ये कैटेगराइज करने की जरूरत है कि इसमें कितने मुस्लिम्स की जो जात हैं उनको कवर हो सकती हैं ओबीसी के अंदर, एक बार फिर से। और वेस्ट बंगाल में जैसे कि आपने देखा कि इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि वेस्ट बंगाल ने इसमें जो है 10% फिक्स कर दिया था मुस्लिम्स का जो है वो, लेकिन ओबीसी के तहत जो 27% पहले से था। देखिए 50% से ऊपर तो हम जा नहीं सकते और 50% के अंदर जो है ओबीसी ही बचता है, जिसमें कि हम रिजर्वेशन उन लोगों को जो सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली जो है मुसलमान जो बैकवर्ड क्लास है वो उसमें कवर हो जाए। महाराष्ट्र को जब आप देखते हैं उसका रिजल्ट, मराठों को 16% रिजर्वेशन दिया गया है, वहां की इक्वेशन अगर आप देखते हैं तो कैसे बयां करेंगे? देखिए मराठों का जो है मुद्दा एक अलग मुद्दा है, उनको भी ये कैटेगराइज करके, लेकिन जब सर 2014 में दिया गया ना तो दोनों को एक साथ दे दिया गया 5%। देखिए दिया गया है और उसी के मद्देनजर ये मुसलमानों की जो आज आवाज उठ रही है ये इसी वजह से उठ रही है कि जो अभी अभी मराठों को मिला है। हमेशा से ये आवाज उठती रही है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन अभी कभी भी इसको अमली जामा किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं पहना है। अब मराठों को जो रिजर्वेशन मिला है सर वो किस कैटेगरी के तहत मिला, वो भी जरा मैं चाहूंगा कि आप टेक्निकली तौर पे आप बता दें। देखिए मराठों को जो है वो भी मजहब के बुनियाद पे नहीं मिला, इनको भी ओबीसी के कैटेगरी में ही कवर किया गया है कि मराठा जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको जो है उसके अंदर कवर किया गया। और मजहबी बुनियाद पे देखिए देखा जाए तो अब मराठा भी क्या सबके सब मुसलमान नहीं, न सबके सब हिंदू हैं, तो मजहब के बुनियाद पे उनको भी नहीं मिला है, न मजहब के बुनियाद पे मिल सकता है। उनको कैटेगराइज करके जो है, अगर 16% मिला, 27% में से 16% मिला, तो यानी कि क्या इतना बड़ा फीसद दिया जाना भी ठीक है? नहीं, मैं नहीं समझता कि इतने ज्यादा वहां देने की इसमें जरूरत थी, लेकिन वो विप्लव साहब उनका डिसीजन था। वो मैं इसी बात को जरा समझना चाह रहा था कि इसका टेक्निकल जरा हम समझ लें कि क्या है, उसके बाद विप्लव साहब से जवाब लेता हूं। परसेंटेज ज्यादा दी गई। ठीक है विप्लव साहब बताइए आप क्या इसी में आप ये नहीं कर सकते थे कि 11% 5% कर देते, 16% आपने कर दिया, 11:5 कर देते, कोई परेशानी नहीं होती। देखिए संविधान में जो जितने और ओबीसी के ही तहत कर देते,
संविधान के अंतर्गत जो बदलाव हुए हैं, जो अभी संविधान है हमारे पास, उसके अंतर्गत पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के आधार पर ही किसी प्रकार का रिजर्वेशन आज के डेट में संभव है। और स्पेशल कैटेगरी फॉर बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत वहां पर ये निर्णय लिया गया है और केंद्र सरकार को वहां की सरकार ने भेजा है। तो वो पिछड़ा वर्ग आयोग महाराष्ट्र में सामाजिक और शैक्षणिक परिस्थितियों के आधार पर मराठाओं के लिए जो भी रिकमेंडेशन उन्होंने किया, उसके आधार पर ये निर्णय सरकार ने वहां पर लिया है। और सरकार खुद मुख्यमंत्री ने बताया कि वो मानते हैं इस बात को कि मुस्लिम समाज में भी एक बड़ा वर्ग है, कुछ जातियां हैं जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े और सामाजिक रूप से पीछे रह गए, उनको साथ लाने की जरूरत है। और उसके तहत पहले से 51-52 जातियों का जिक्र उन्होंने किया कि उनको आरक्षण मिल रहा है। और अगर आने वाले समय में कुछ और चीजें इसमें डेवलप होंगी, जैसे कि अभी वकील साहब कैटेगराइजेशन की बात कर रहे थे, तो वो समय आने पर देखा जाएगा। लेकिन मजहबी आधार पर केवल एक ऊपरी तौर पर ठीक है, नहीं तो सर उसी स्पेशल कैटेगरी के तहत ही तो तेलंगाना में बात हो रही है ना। तेलंगाना में कौन सी ऐसी बात हो रही कि 50% के अलग 12% दे दिया जाएगा? आप ये बताइए ना। लेकिन वहां पर तो अमित शाह साहब जाके सीधे कह देते हैं कि हम लाने ही नहीं देंगे। 69% हो जा रहा है, 50% का जो संवैधानिक एक दायरा बंधा हुआ है उसको क्रॉस कर जा रहा है। और केवल वोट बैंक की सियासत है। ये स्पेशल कैटेगरी के सेकुलरिज्म का जो ठेका लेकर के लोग बैठे हुए थे, ये क्या कर रहे थे? अमीर जैदी साहब, मैं जवाब ले लेता हूं। जैदी साहब देखिए, जब तक मुस्लिम क़यादत को दाढ़ी या टोपी में देखा जाता रहेगा, मुसलमानों की हालत यही है। मैं ये भी समझना चाहूंगा कि वहां ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि हम स्पेशल कैटेगरी के तहत वहां दे रहे हैं, लेकिन तेलंगाना में भी तो स्पेशल कैटेगरी के तहत ही मांगा जाए। खालिद भाई बता रहा हूं मैं एक चीज। एक मिनट सुन लीजिए। अगर ये इज्तिमा आज इल्म पर होता, जो हो रहा था बुलंदशहर में, पहले उस पर बोला मैं, तो मैं इसका बहुत बड़ा ज्यादा स्वागत। लेकिन जैदी साहब देखिए, खुद पैनलिस्ट कह रहे हैं कि हम मौजू से हट रहे हैं। ठीक है, इस्तेमाल हुआ, वहां पर एक बड़ी खबर आई, हमने उस खबर पर भी बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग की, उस पर भी हम लगातार बने हुए हैं। अच्छा ठीक है, आप मौजू पर बात कर रहे हैं। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करना और मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, कहा गया है। इल्म के बारे में एक तथ्य और बता दूं, एक मसला था, अगर कोई जंगी कैदी आए, वो किसी मुस्लिम बच्चों को पढ़ा देता था तो उसकी सजा माफ हो जाती थी। मैं मान लेता हूं कि कांग्रेस ने और बीजेपी ने, हिंदुस्तान ने मुसलमानों को नहीं पढ़ने दिया। पाकिस्तान के मुसलमान को, सऊदीया के मुसलमान को, ईरान के, तेहरान के, इनके मुसलमानों को किसने रोका पढ़ने से? नहीं तो आप ये नहीं कह सकते कि वहां पर पढ़े लिखे नहीं है मुसलमान। वहां पर आप अगर वहां पे तालीम के फीसद को देखेंगे यूनिवर्सिटी ऐसी बताइए जहां अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हुआ के साथ, वहां मेरा बच्चा पढ़ के आएगा तो क्वालिफाइड हो जाएगा। आप तथ्य सुनना नहीं चाहते। जो निजाम आपके पास था उसे आप लेके चले नहीं, दोष दूसरे को देने चले हैं, सच्चाई नहीं सुन सकते। मैंने कहा जब तक क़यादत दाढ़िया टोपी, ठीक है, अपने गिरेबान में भी पूरी मुस्लिम तबके को झांकने की जरूरत है, लेकिन जो यहाँ पर सियासत हो रही है उस पर भी तो बात कीजिए। क्यों नहीं है? अभी फलाही साहब हमारे साथ बगल में बैठे हुए हैं, जीता जागता नमूना है कि मुस्लिम स्कॉलर किस हद तक जा सकते हैं। जैदी साहब, मैं वही बात तो कह रहा हूँ। हमारे बगल में, आपके बगल में फलाही साहब बैठे हुए हैं, वो मुस्लिम स्कॉलर है, वो सिर्फ न यहाँ के बल्कि आलमी सतह पर जाने जाते हैं। आप अगर उनको मौका मिलता है तो वो कहां तक जा सकते हैं, आप देखिए ना। आपने आज तक बनाया क्या? कोई हिंदुस्तान में कोई इदारा बनाया? इसीलिए नहीं, देखिए तो मैं बोलूं जाए क्योंकि मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। अच्छे पॉइंट्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं? कुछ भी बनाते हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स कभी कभी रखते हैं जैदी साहब, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन मत करिए अगर आप ये बोलेंगे, बात तो पूरी आ जाने दीजिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद, आप बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं। मौलाना अबुल समझिए कि आप क्या कह रहे हैं। मौलाना शौकत अली साहब का नाम सुना आपने? मौलाना जौहर अली साहब का नाम सुना? इन लोगों ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बना के रख दी। नहीं, आप मुसलमान, आप हिंदुस्तान में चले जाइए, अलीगढ़ की बात कर लीजिए, आप जामिया की बात कर लीजिए। जमीर मुर्दा थे। आज की आप ये बोलिए कि आप दाढ़ी और टोपी वाले सवाल उठाए, दाढ़ी और टोपी वाले बहुत वेल एजुकेटेड लोग मिल जाएंगे। ऐसा लग रहा है जैदी साहब, जल्दी आप इलेक्शन लड़ने वाले एक अलग ही तरह के आप बात कर रहे हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। नहीं, सऊद साहब
कुरान ने और इस्लाम ने जितना इल्म हासिल करने पे जोर दिया है दुनिया के हमें हमेशा तालीम के ऊपर बात करता हूँ। मैंने इसीलिए अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला कि हमें अपने तालीमी इदारे हमें कोई एक इदारा बनाया आज तक। कह रहे हैं कि बढ़ाने की जरूरत है। जामिया अलीगढ़ की बात करते हो ना, ये वो क़यादत थी जिनकी अक्लें जिंदा थी, ज़मीर मुर्दा थी। मैं फिर बार बार कहता हूँ मुर्दा दिया। अरे नदीम साहब आप अपनी बात नहीं भटक रहे हैं। ठीक है सर ठीक है नदीम साहब देखिए यहाँ पर क्या वाकई इन्होंने देखिए मिक्स कर रहे हैं, सब कर रहे हैं सारी चीजें। बिल्कुल ऐसा हो रहा है। मैं उसी को साफ चाहता हूँ। ताल्लुक से इन्होंने बोला जदी साहब बोल रहे हैं टैक्स ले सकती है सरकार, अगर मुसलमान अगर कहीं पे हुकूमत कर रहे हैं तो सिर्फ ज़कात ले सकती है, और ज़कात तालीम पे भी लगेगा, सड़कों की फलाह बहबूद पे भी लगेगा, सभी के लिए भी लगेगा। नदीम साहब मुझे ये बताइए, नदीम साहब के पास जाना चाह रहा हूँ। जैदी साहब आप दोनों के पास आता हूं मैं। डॉक्टर नदीम जरा मुझे ये बताइए कि इस पर यहाँ पर भी अगर हम मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो क्या ये लग रहा है कि यहाँ पर सीरियसली मुस्लिम रिजर्वेशन की बात हो रही है? ठीक है, अगर आप मजहबी बुनियाद पर नहीं दे सकते तो जो रास्ता है उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? रास्ते और बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। और धारा 341 है उसके तहत मुसलमानों को रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं मिल सकता उस तरीके का जिस तरीके से एससी और एसटी को मिला है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। नहीं, जो जयराम साहब ने एक बात कही कि एक स्पेशल कैटेगरी के तहत महाराष्ट्र में दिया गया, लेकिन क्या जब बात यहां पर तेलंगाना की आती तो वहां पे अलग हो जाती है क्या बात? नहीं, बात तो अलग नहीं होती है। या फिर वो 50% से अलग मांग की जा रही है, आप ये भी कंफर्म कर दीजिए। देखिए, ऐसा हो सकता है कि तुष्टीकरण के नाम पर एक लॉलीपॉप दी जा रही हो मुसलमानों को। 4% तो वहां पर है ही ऑलरेडी। वहां पर 69% मैं आपको बताऊं जिस तरीके से ये अध्यादेश लाया गया है, जिस तरीके से ये अध्यादेश लाया गया है, इस तरीके से मुसलमानों को भी इसका फायदा दिया जा सकता है। और उनकी वो जातें जो कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, उन्हें फायदा पहुंचाया जा सकता है इस रिजर्वेशन। सर वो 10 करोड़ और 44 करोड़ का फर्क जो है ना, वही सब कुछ करा देता है। और फलाही साहब मैं आपके पास आऊंगा, ये बताइए कि जिस तरीके से एक कोशिश महाराष्ट्र में हो सकती है, क्या उससे अलग नजर आता है यहां पर सिनेरियो तेलंगाना में? देखिए, सबसे पहले बहुत आपने सही बात कही कि हमें किसी भी डिबेट का सूटेबल कंक्लूजन क्या हो सकता है, जो आपने सवाल पूछा। अब तक तो इस पे उस पे चल रही थी कि सबसे पहले ये लोग सरकार में बैठे हैं। अगर ये लोग इतने ही ऑनेस्ट हैं, इतने ही कमिटमेंट है इनका मुसलमानों को रिजर्वेशन के लिए या मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए या उनकी फलाह बहबूद के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर दें ताकि कोर्ट के अंदर आज स्ट्राइक डाउन नहीं हो सके कोई भी रिजर्वेशन। आप कितना ही बार देते रहे, टीआरएस ने किया, तेलंगाना में किया और वो सेंटर में जाकर के वो मामला अटका भी, लेकिन हमने देखा। वही तो मैं कह रहा हूं ना, बार बार उसमें देखिए लीगल पॉइंट्स पे लीगैलिटीज पे जाएंगे आप, फौरन अटक जाएगा, क्योंकि आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन है और नथिंग इज अबाउट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इंदिरा हिंदुस्तान में संविधान से बड़ी चीज कोई नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इसमें फैसला है कि 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है मसला। ठीक है, अब इसको अगर आपको जो है अगर बाईपास करना तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, वरना आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बार होता रहेगा, बार जो है वहां जाकर के आप बाउंड हैं कि आप उसी दायरे में ही रह के कर सकते हैं जो भी कुछ करना है। ये तो एक तरीका ये हो गया। ये दूसरा मैं सुझाव देता हूं, अगर आप सुझाव वाली बात करें, सुझाव के साथ मैं ये भी समझूंगा कि क्या 16 और 5 क्या उसको भी हम कर सकते थे, जैसे महाराष्ट्र में जो बात स्पेशल कैटेगरी की तहत की गई 5 की बात है। देखिए 11 और 5 16 को टोटल ही रिजर्वेशन हमारे पास 50% का दिया जा सकता है। उसके अंदर ऑलरेडी इतनी सारी कम्युनिटीज और इतनी सारी ओबीसीज और आपके एससी एसटीज हैं कि अब उसके अंदर अगर आप दूसरों को लाते हैं, मराठा को या मुस्लिम्स को, तो अब फौरन आप एक कम्युनिटी को तो लाएंगे, दूसरे को नाराज कर देंगे। जैसे दूसरी कम्युनिटी को लगेगा मेरा रिजर्वेशन जा रहा है, राजस्थान में ये हो रहा है। वही बात कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं ना कि भाई मुझे लगेगा मेरा रिजर्वेशन तो आप लेके जा रहे हो, फिर अगर मैं ओबीसी में हो रहा या एसटी में रहा या एससी का, तो मैं तो आपके खिलाफ हो जाऊंगा, फिर कम्युनल एक्ट में चला जाएगा। आप समझ रहे हैं? इसीलिए ऐसी तरीके से लाना चाहिए जहां म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कि दूसरी कम्युनिटी का अधिकार भी ना मरे, जो उसका हक है वो उसको मिलता रहे। तो सर यही तो बात है ना कि वो तरीका क्या है, और यही तरीके की बात नहीं करता है कोई, हर कोई सिर्फ सवाल उठा देता है। अगर मैं सर एक ब्रेक पर जा रहा हूं, एक आखिरी लाइन बोलने दीजिए, उसके बाद
पार्लियामेंट की Rotation भी लाइब्रेरी किया जा सकता है अपलिफ्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज की पॉलिसी से भरी हुई है सऊद भाई, किसी दिन जाकर देख कर आइएगा। उस पर अमल कितना हो रहा है ये मैं पूछना चाहता हूं सरकार के हर नुमाइंदे से, चाहे वो इस सरकार का हो या इससे पहले के सरकार का हो। पॉलिसीज तो आपने बहुत बना दी सर, लेकिन उसका कोई इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? इंप्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो सिर्फ पॉलिसीज की बात नहीं आती, कानून, तमाम चीजें, तमाम अमेंडमेंट्स सिर्फ जाकर के दम तोड़ देते हैं इंप्लीमेंटेशन पर। अकबर साहब यही बात बताइए कि सियासी हंगामेबाजी तो हम देखते हैं, लेकिन संजीदा तौर पर काम कितना हुआ है और कितना हो सकता है, क्या होना चाहिए, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो हैं वो मैं चाहूंगा कि अगर आप रख सकें। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 15 सब क्लास 4 के अंदर जो है स्टेट को जो है वो पावर है, स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है और उसमें मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा सकता है। लेकिन मौजूदा दौर में जो इलेक्शन का दौर चल रहा है और इसमें जो बयानबाजियां हो रही हैं वो मुझे ऐसा लगता है वो सिर्फ इलेक्शन तक ही महदूद हैं और इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की गुंजाइश मैं नहीं समझता कि होगी। और अगर ये जो पार्टियां वादा कर रही हैं, अगर ये इन्होंने इसी तरह से अमली जामा भी पहनाया, पहले तो उनको कामयाबी मिले और कामयाबी मिलने के बाद जो आज के मुसलमानों को जो है वोट के नहीं, कई बार कोशिशें हुई देखिए वो, लेकिन फिर जब कोर्ट में जाता है मामला वो भी खत्म हो जाता है। ये वेस्ट बंगाल में जो है केरला में है 12% है, केरला में कुछ चीजें हैं जो की जा सकती, नजीर है आज की डेट में केरला में सबसे ज्यादा है और वेस्ट बंगाल में 10% है, तो यूपी में भी हो सकता है, बिहार में भी हो सकता है, अदर स्टेट में भी हो सकता है। सिर्फ इन्हीं स्टेट तक महदूद क्यों है, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत जो है इन स्टेट्स में है जहां की जो है टोटल आबादी जो है वो मुसलमानों में सबसे ज्यादा। फलाई साहब देखिए, मैं एक चीज आपसे जल्दी से समझ लूं कि चलिए आपने ये बात रखी भी कि मुस्लिम जो तबका है उसको बेदार होना पड़ेगा, उसको रिजर्वेशन से अलग हट करके काम करना पड़ेगा, उसको ये सोचना पड़ेगा कि राइट टू एजुकेशन है तो हम तालीम में जाएं, हम सिस्टम में जाएं। लेकिन हम इन सब के साथ वही इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि रिजर्वेशन मिल भी जाता है तो कितनी बेहतरी आ जाएगी। देखिए, रिजर्वेशन अगर आज मिलता है तो उसके असरात आपको कम से कम 25 से 30 साल और 40 साल के बाद नजर आने शुरू होंगे। ये नहीं कि ओवरनाइट कुछ हो जाएगा, कल रिजर्वेशन मिलता है और उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर तालीम के लिए भी मुसलमान इतना संजीदा हो जाता है, उसके अंदर बेदारी आती है जैसा कि आ रही है धीरे धीरे, तो उसके असरात आपको आने कई साल के बाद मिलेंगे। ऐसा नहीं है एक जनरेशन उसकी गुजर जाएगी उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन के अंदर उसके असरात नजर आएंगे। देखिए तब्दीली कितनी आएगी वो तो आने वाला वक्त है, लेकिन मैं गवर्नमेंट की संजीदगी पे बात करूं कि आप बार बार कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 44 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉक्स अबाउट के वीकर सेक्शन को किस तरह से गवर्नमेंट इंश्योर करेगी उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। ठीक है, रिजर्वेशन नहीं दे रहे आप, लेकिन आपके पास और बहुत सारी पॉलिसी उसी आर्टिकल 44 के हिसाब से बहुत सारी पॉलिसीज बनाई गई, लेकिन उन पॉलिसीज के ऊपर कोई अमल नहीं। सर वक्त कम है इसलिए मैं एक एक करके सबके पास अच्छे नतीजे 30 सेकंड के लिए जाऊंगा। ठीक है, मैं सबके पास आऊंगा, ठीक है, लेकिन आप इसको भी हम जरा समझ लें कि जैसा अकबर सर आप ये कह रहे हैं कि कोशिश तो की गई और करके भी देखा गया और अच्छा रिजल्ट भी है, अच्छा रिजल्ट भी है, लेकिन वहां पे तब्दीली क्या आई, अगर आप इसको स्टडी कर रहे हैं तो ये भी बता सकते हैं। मैं बता रहा हूं कि देखिए क्या तब्दीली आई। 48 वैकेंसीज जो है जुडिशरी में निकली थी, जिसमें कि 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ, 2 जनरल कैटेगरी के और 6 जो है वो बैकवर्ड क्लास से हैं मुस्लिम, तो 6 लोग जो है तकरीबन 12% हो गए कि नहीं हो गए। तो इसमें अगर ये रिजर्वेशन ना होता 10% वेस्ट बंगाल में तो ये रिजल्ट ना देखने को मिलता जो आज हम लोग देख रहे हैं। तो जयराम विप्लव साहब, क्या आप यही नहीं चाहते हैं, क्या आप यही नहीं चाहते हैं कि इस तरीके से और देखा जा सकता है? क्योंकि अब तो देखिए आपके 19 स्टेट्स में गवर्नमेंट अगर है तो डेफिनेटली आप पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती कि आप जो है सबका साथ सबका विकास करके दिखाएं। और यह बताने की जरूरत नहीं है कि मुस्लिम तबका हर जगह पे पसमानदा है और बड़ी तादाद में पसमानदा है। उनकी बस्तियों में चले जाइए, उनके घरों में चले जाइए, यह दिखता है कि किस कंडीशन में रहने को मजबूर हैं लोग। ये बिल्कुल दिखता है। और आज यहाँ पैनल में कांग्रेस के साथी नहीं है, उनके साथी जैदी साहब हैं, तो ये उनके कारनामों में आपने मोहर लगा दी है कि 70 वर्षों में उन्होंने क्या किया। केवल जुबानी जमा खर्चा उनका रहा, खुद कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते हैं। आप कर दीजिए ना सर, आप तो पार्टी विद द डिफरेंस हैं। सुनिए ना, आपके पास महाराष्ट्र में आपके पास मौका था, आपने नहीं किया ना। सऊद भाई, आज एक भ्रम को मिटा दीजिए इस डिबेट में कि मुस्लिमों को रिजर्वेशन नहीं है। मुझे नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, जब आप टिकट बंटवारे की बात आती है तो शहनवाज हुसैन साहब ये कह देते हैं कि टिकट का बंटवारा ही सिर्फ उनके फलाह का पैमाना नहीं हो सकता। आप ये समझ में नहीं आता, आप सबका साथ सबका विकास जब बात करते हैं तो सिर्फ सिलेंडर देकर कहीं सबका साथ क्यों करते हैं?
सिर्फ सिलेंडर बांटना ही आपकी हुसूलियाबी है? आप किसी स्कीम में फायदा दे देंगे, जनधन खाता खुलवा देंगे, यही है? आप नुमाइंदगी नहीं दे सकते, आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। फलाई साहब कह रहे थे कि केवल आरक्षण से काम नहीं चलेगा। ठीक बात है, तो सर आप भी तो हुनर, आप उनकी बात मान लिया, आपने उनकी बात मान लिया। ओवैसी साहब भी तो कुछ कह रहे हैं, ओवैसी साहब की बात नहीं मान रहे आप। फलाई साहब की बात आपको अच्छी लग रही है, आपको सूट कर रही है, इसलिए आपने मान लिया। बात नहीं कही, देखिए इसको कहते हैं हाफ उज्ज्वला योजना में मैंने कहा सिर्फ आरक्षण से अमर ले रहा है तो भला नहीं होने वाला। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना विप्लव साहब कि सिर्फ आप सिलेंडर बांट करके सबका साथ सबका विकास करेंगे। आज अनेक प्रदेशों में नुमाइंदगी दे दीजिए ना, टिकट क्यों नहीं दिया? महाराष्ट्र में आपको एक से ज्यादा कैंडिडेट नहीं मिला, राजस्थान में एक से ज्यादा नहीं मिला, आपको छत्तीसगढ़ में कोई नहीं मिलता। अभी तो फलाई साहब कह रहे थे कि ये उनका नेतृत्व ही नहीं करते हैं, ये जो पार्टियों में टिकट लेने वाले मुस्लिम लोग। अरे सर बीजेपी का टिकट दे दीजिए ना, बीजेपी का टिकट दे दीजिए। बीजेपी का टिकट को तो नकार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का तो आप ये मानते हैं कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करती है? आप ये कह रहे हैं क्या? नहीं, आप ये कह रहे हैं सर, आपके शहनवाज हुसैन नकवी साहब तमाम और नेता ये बात नहीं कहते हैं, लेकिन आप ये बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं क्या कि आप नुमाइंदगी नहीं करते? आप बहुत गलत। नहीं सर, देखिए आपने बोला है, फलाही साहब ने कहा कि ये जो सियासत विप्लव साहब देखिए वक्त मेरा जा रहा है, मुस्लिमों का नेतृत्व नहीं करते हैं, तो आखिर बताइए ना, आप मान क्यों रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आप अपने लीडरान एमजे अकबर साहब की बात मानेंगे, शहनवाज हुसैन साहब की बात मानेंगे, नकवी साहब की बात मानेंगे, या आप सिर्फ फलाई साहब की बात मानने के लिए बैठे हैं? फलाई साहब पे तो मैं प्रश्न कर रहा हूं कि आप फिर ये भी बता दीजिए लगे हाथों कि हिंदुओं का फिर नेता कौन है? सर देखिए मैंने तो ठीक है, मैं बाकी देखिए सर फाइनल कमेंट के लिए आपके पास नहीं आ पाऊंगा सर, कितने आसानी मैं 30 सेकंड्स के लिए आपके पास नहीं आ पाऊंगा, आप सभी के पास। लेकिन विप्लव साहब आपने जो बात कहनी थी वो कह दी सर, आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं। आप फलाही साहब की बात अपने सुटेबल होने के हिसाब से मान ले रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि आप कहना क्या चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास आपको सिलेंडर दिखाई देता है, लेकिन आपको नुमाइंदगी में नहीं दिखाई देता, आपको रिजर्वेशन में नजर आता है। ये बात भी मानिए ना। फिर क्या केंद्र सरकार में हमारे यहाँ नकवी साहब आपको मंत्री नुमाइंदगी कोई मिलता नहीं है? सवाल उठा है, नहीं दिखाई दे रही है क्या? शहनवाज हुसैन जी मीडिया के अंदर आज हमारे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो नुमाइंदगी आपको नहीं दिखाई दे रही है? जिम्मेदारी। अरे हमने इस देश में कभी भी मुस्लिमों के साथ आपको क्योंकि सर टिकट नहीं मिला था, मोहसिन रजा साहब को टिकट नहीं मिला था, हम नहीं करते। जो चीज संभव ही नहीं है संवैधानिक दायरों से ऊपर उठ करके हम डिबेट आज कर रहे हैं। विप्लव साहब ठीक है, फिर वही बात है ना, फिर वही बात है, फिर वही बात है सर, फिर वही बात है। क्यों कर रहे हैं? वो भी चुनावी समय में। रखिए चलिए 70 वर्षों के लोग कहाँ गए हुए? सच्चर समिति की रिपोर्ट इनके समय में जब रखी गई थी ये लोग कहाँ सो रहे थे? सर आप केवल चलिए आप सभी मेहमान हमारे साथ जुट रहे हैं, ठीक है सर। अब आओ और यही वजह है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन नहीं आधार खिसकता जा रहा है, हम इस बात को समझ चुका है। ठीक है सर कि तुष्टीकरण की सियासत से हमारा भला नहीं होने वाला। नहीं लेकिन सर ठीक है, मैं आ रहा हूं। फलाई साहब विप्लव साहब बहुत सीधी सी बात थी, मैंने यही कहा ना कि सबका साथ सबका विकास करके दिखा दीजिए। आप फिर वही आ जाते हैं कि आप हम सिलेंडर दे रहे हैं, जनधन के खाते खुलवा रहे हैं। आप इतना छोटा मसला मत समझिए सर, आप ही लोग मजाक मत उड़ाइए कि सिलेंडर एक सर, हम जब सिलेंडर में डिबेट करेंगे ना तो हमको उस पर भी बात करनी पड़ेगी कि आखिर उज्ज्वला योजना की हकीकत क्या है, कहां तक क्या हो रहा है, और दूसरा सिलेंडर लोगों ने कितनी बार लिया सर, वो भी एक हकीकत हो जाएगी, बहुत डिबेट हो जाएगी। जिस प्रकार से चंदा और सूरज की रोशनी पहुंचती है बिना पंथ धर्म देखे, वैसे हर घर में पहुंच रही है। ठीक है सर, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, अब हम आगे बातचीत के लिए आगे बढ़ पाए, लेकिन बात इतनी सी है कि आखिर मुस्लिम रिजर्वेशन की बात जब होती है तो मुसलमानों को भी क्या आज के वक्त में अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि मुसलमान जब अपने गिरेबान में झांकेगा वो समझेगा कि आखिर उसकी जिम्मेदारी क्या है, वो तालीम में, वो सिस्टम में कितना जाना चाहता है, तभी तो उसकी क़यादत भी डेवलप होगी और तभी कहीं ना कहीं उनकी तस्वीर भी बदलेगी। जरूरत सबसे ज्यादा सोचने की है खुद मुस्लिम तबके को। आज का मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।